सर, एक सवाल जो आपने योगेंद्र यादव जी से पूछा था वो था वेलफेयर स्कीम्स का। आपको लगता है कि ये जो डीबीटी है, जो खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, वेलफेयर स्कीम्स में ये डीबीटी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को? क्योंकि पहले तो कहा जाता था 1 रुपए में 10 पैसा पहुंच रहा है नीचे। आप ये देखिएगा कि अगर हम इन स्कीम्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पूरा इलेक्शन में इशू सिर्फ एक ही था बीजेपी के पास, लाडली जो बहिना स्कीम है, और उसी तरीके से जो राजस्थान में भी जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स थी वो वही इशू था। लेकिन इसमें वेलफेयर स्कीम्स में जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आज आपने लाडली बहना स्कीम में बोला कि 1000 रुपये हम हर एक को देंगे, और पहले उसका आपको ध्यान होगा कि उसका जो दायरा था छोटा था, वो सिर्फ 60-70 लाख महिलाओं के लिए था। लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते वो 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं तक पहुंच गया। और वो जो स्कीम थी, इस इलेक्शन में बीजेपी ने बोला कि अगर हम जीत के आएंगे तो वो 1250 रुपये करेंगे, कांग्रेस ने बोला कि हम 1500 रुपये वो करेंगे जी। तो टोटल जो इम्पैक्ट जो कांग्रेस ने जो अपनी स्कीम्स का दिया उसका 23,000 करोड़ का होता, और उससे थोड़ा कम 18-19 हज़ार करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्कीम का होता। तो ये हर आने वाले सालों में लोकसभा में भी इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो आती, मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन है और इनमें सबसे, और ये आने वाले टाइम पे इसका इम्पैक्ट जो बजट है उस पर होता और इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसका जो टोटल इम्पैक्ट सेंटर और स्टेट का है वो 3.5 लाख करोड़ पर एनम का होगा जी। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने राजस्थान में भी कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, मध्य प्रदेश में भी कहा, और अगर इसको वाकई ये सेंटर और स्टेट में आती है 3.5 लाख करोड़ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बहुत बड़ा और दूसरा है कि योगेंद्र यादव जी की एक बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर आपको डायरेक्टली पैसा देना है तो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है वो जो उनकी जो अहमियत है वो कम हो जाती है, क्योंकि वोट तो आपको जो डीबीटी के नाम पर मिलेगा। आपने एक तरीका निकाल लिया है कि इलेक्शन जीतने के लिए कि एक साधन हो गया है कि आप इस तरह की फ्रीबीज दें, लेकिन उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ नुकसान जो है, राज्य जो है किस तरह से लगातार कर्ज के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और आपने एक तरीका ढूंढ लिया। पहले हम वोट फॉर कैश करते थे, आपने अब क्या करा है कि सीधे डायरेक्ट नहीं बनेंगे, रेलवे नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीजें नहीं हो, ये सबसे बड़ा खतरा। लेकिन इनके सर एक तर्क होता है जिसमें कहा जाता है कि फिर वेलफेयर स्टेट का मतलब ही क्या? अगर गरीब को आप राशन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर एक लोक कल्याणकारी सही कहा आपने, लेकिन एक लॉन्ग टर्म वेलफेयर होता है और एक शॉर्ट टर्म गेम्स होता है। तो ये शॉर्ट टर्म गेम की तरफ पूरा का पूरा पॉलिटिक्स चला जा रहा है। हाँ, ये सारा का सारा शॉर्ट टर्म गेम्स है। अगर आप देखिए आज की डेट में एजुकेशन इलेक्शन में कभी भी मुद्दा नहीं बना आज तक पिछले 70-80 साल में, और क्योंकि एजुकेशन मुद्दा नहीं बना इसलिए एजुकेशन में इंडिया का जो स्पेंड है वो संसार में सबसे कम है अपनी जीडीपी के रेशियो। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले रिसर्च में ना के बराबर % ऑफ जीडीपी है। हाँ, और आप देखिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर अगर जब डीबीटी और ये डायरेक्टली जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अगर इसी के थ्रू वोट मिलेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और बाकी जहाँ पैसा खर्च होना चाहिए मेरे को लगता नहीं है कि वहाँ उतना ज्यादा पैसा खर्च होगा और जो डेवलपमेंट होना चाहिए। अपनी राय भी दे चुके हैं कि इस तरह की जो वेलफेयर और इस तरह की जो फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए, स्ट्रक्चर के लिए बहुत फायदेमंद नहीं साबित होने वाली है लॉन्ग रन में। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मोहित राज दुबे। और मोहित राज दुबे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के इलेक्शन, मध्य प्रदेश के इलेक्शन उन्होंने कवर किए, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी एक लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं। जिस तरह का जश्न आज कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह नतीजों के ऐलान से पहले ही हो गया था, जिस तरह के लड्डू बट रहे थे, पोस्टर बैनर लग रहे थे, शायद शॉक में पार्टी भी है यहाँ पर मोहित, क्योंकि पार्टी को भी इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कतई नहीं थी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि वो 4 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी, और चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें या हम जो है राजस्थान की बात करें, इन 4 राज्यों में उस रूप में प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। हाँ, अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धुआंधार प्रचार किया, जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने कमान वहाँ पर संभाल ली थी, तो उसका कहीं असर वहाँ पर दिखाई दिया। और तेलंगाना में आप देखिए
कि कांग्रेस पार्टी का जो अब तक रुझान है उसमें बेहतर प्रदर्शन करती हुई वो नजर आ रही है। और खास तौर पे तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में एक बात जानना बेहद जरूरी है। हमने तेलंगाना को भी देखिए कवर किया है। सोनिया गांधी को लेकर अगर हम तेलंगाना के भीतर बात करें तो सोनिया गांधी को तेलंगाना का जनक माना जाता है। सोनिया गांधी को लोग अम्मा कह के वहां पर पुकारते हैं और कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी का वक्त वक्त पर वीडियो भी जारी किया और उसका वहां पे फायदा बनता हुआ नजर आ रहा है। रेवंत रेड्डी वहां के बड़े नेता हैं, वहां के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह पूरा चुनाव हुआ है। युवाओं में बहुत बड़ा उनका क्रेज है, उसका भी पार्टी को फायदा मिला। अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैंने छत्तीसगढ़ को बहुत बारीकी से इस चुनाव में को हमने कवर किया। हमने बस्तर रीजन को कवर किया, हमने बिलासपुर को कवर किया, हमने दुर्ग को कवर किया। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी उपलब्धियों और वादों के सहारे जमीन पे गई और यहाँ पे कहा जाता है कि किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो किसानों को रिझाता है, जो किसानों को लेकर चलता है, वही सत्ता में लौटता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहा है कि हमने पिछली बार का कर्जा माफ किया, हमने 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वादा किया था, हमने 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा है और इस बार अगर सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी 3100 का वादा कर रही है तो हम 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहा है और 88% के आसपास देखिए जानना बेहद जरूरी है अपने दर्शकों के लिए कि 88% के आसपास यहाँ पर धान की फसल उगाई जाती है और जो धान के बारे में बात करता है वही यहाँ पे राज करता है।